Hello, students, and welcome to another lecture of Law with Ali. Sorry, काफ़ी देर बाद मैं lecture upload कर रहा हूँ, but if you can see the background, I was busy in shifting house, और वो शिफ्टिंग की वजह से बस वो सामान इधर उधर पड़ा रहा और उसके बाद काफ़ी देर लेक्चर मैं नहीं ले सका. सॉरी फॉर दैट. हमने पुलिस पावर्स हम लास्ट टाइम कर रहे थे और पुलिस पावर्स का जो पार्ट 1 है वो हमें लास्ट टाइम पढ़ा था, इफ़ आई रिमेंबर. तो आज के लेक्चर में हम पुलिस पावर्स को कंटिन्यू करेंगे और आज पार्ट 2 विल बी द फाइनल पार्ट और हम इसको ख़त्म कर देंगे आज पुलिस पावर्स को. लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी वो आर वर्सेस ग्रांट के बारे में बात हुई थी, और आर वर्सेस ग्रांट का जो केस है वो हम ये कह रहे थे कि एक सोलिसिटर को अवेलेबल होना लाजमी है ड्यूरिंग द इंटरव्यू. जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो सोलिसिटर का वहाँ पे होना लाजमी, और बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि आप किसी को रिफ्यूज़ करेंगे वो सोलिसिटर को ना मतलब आने दें या कोई और मसला हो तो, या वट वो पिछले लेक्चर में हमारा हो गया था. इस लेक्चर में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम पुलिस इंटरव्यूज़ ऑफ द सस्पेक्ट्स कर रहे हैं. कोड ई की हम बात कर रहे हैं. कोड ई डील करता है ऑडियो रिकॉर्डिंग कोड, एफ डील करता है विजुअल रिकॉर्डिंग कोड. ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, सो कीप दैट इन माइंड कि आपको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है कि आप एग्जैक्ट कोड्स याद रखें. हाँ, बात वही है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है. मेरे माइंड में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट भी और थोड़े से स्ट्रगलिंग भी. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं रख पाते ये एग्जैक्ट चीज़ें अपने माइंड में. तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही बात करता हूँ कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू वरी कि अगर आप ये कोड्स नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट कोड्स नहीं लिखेंगे तो आपका ग्रेड नहीं आएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्रेड आ जाता है. मेमोरी के इतने मार्क्स नहीं होते लॉ के अंदर, आपकी क्रिटिकल एनालिसिस और असेसमेंट के मार्क्स होते हैं. तो कोई भी डिटेन पर्सन है जो डिटेन किया है पुलिस ने, वो ही मे बी क्वेश्चन, ठीक है. और वो जो इंटरव्यू होता है वो बहुत फॉर्मल होता है, और पुलिस स्टेशन में जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं दे मस्ट बी रिकॉर्डेड. और अगर कोई जो सस्पेक्ट है वो जुवेनाइल है, जुवेनाइल मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है या वो वल्नरेबल है किसी भी वजह से, मतलब उसको स्किज़ोफ्रेनिया या कोई मसला है, तो विजुअल रिकॉर्डिंग भी उसकी ज़रूरी होती है ताकि ये बात कंफर्म की जा सके कि उसके साथ कोई भी एट्रोशियस बिहेवियर नहीं रखा गया. बहुत से केसेस में एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि क्वेश्चनिंग जो है वो सस्पेक्ट की ना पहले ही स्टार्ट हो जाती है. पहले ही स्टार्ट हो जाने का मतलब है कि वो जब गाड़ी में ला रहे होते हैं उसको या वगैरह वगैरह, तो वो पहले ही पूछने लग जाते हैं सस्पेक्ट से, जो कि रिकॉर्डेड नहीं होता और डॉक्यूमेंटेड नहीं होता बिल्कुल भी. तो इस तरह के जो इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ हैं जो रिकॉर्डेड नहीं होते, और डिफेंडेंट जो है वो इजीली इनको चैलेंज कर सकता है ट्रूथफुलनेस ऑफ द सेम को. मतलब मैं सिंपल सी बात बताऊँ कि अगर आप पुलिस को बाहर कुछ भी बता दें, और if it's not recorded, or if it's not noted down by the police in a formal way, तो आप पुलिस स्टेशन पे आके अगर फ्लैट इनकार भी कर देना कि ये बात तो मैंने कही ही नहीं है, हालांकि आपने कही भी हो, तो या देयर इज़ नो एविडेंस कि ये बात हुई है कि नहीं हुई. तो इसलिए रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी होती है और उनको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है. और जो कन्फेशन है, एविडेंस को फैब्रिकेट ना कर सकें या इस तरह की कोई बात ना हो सके, तो हमेशा जो कन्फेशन होती है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू होती है. आपकी कन्फेशन हमेशा बिगिनिंग में पूछी जाती है. सबसे पहले वो कन्फेशन का पूछते हैं और उसके बाद वो बाकी क्वेश्चंस पूछते हैं अकॉर्डिंगली, कि आपने अगर किया है तो फिर अगले क्वेश्चन अकॉर्डिंगली होते हैं, और अगर आपने नहीं किया तो भी अगले क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली पूछे जाते हैं. और जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि सस्पेक्ट के पास राइट है टू हैव सोलिसिटर प्रेजेंट एट एनी इंटरव्यू, ठीक हो गया. और कुछ रेयर ओकेजन्स, जैसे कि हमारे पास एक सैमुअल का केस है बड़ा फेमस, जिसके अंदर रेयर ओकेजन्स के अंदर वो नहीं था सोलिसिटर. और अगर सस्पेक्ट नहीं मांग रहा सोलिसिटर तो पुलिस जो है वो इंटरव्यू विदाउट वन देयर बीइंग प्रेजेंट वो कर सकते हैं पुलिस वाले इंटरव्यू, क्योंकि जब आप ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए तो ठीक है, व्हाट्स द पॉइंट देन, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिलेइंग द इंटरव्यू, तो फिर वो कर लेते हैं. और अगर मैटर बहुत अर्जेंट हो और सोलिसिटर को आने में देर हो तो दे डू हैव अ राइट, पुलिस हैज़ अ राइट टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द सस्पेक्ट बिफोर द सोलिसिटर अराइव्स. आर वर्सेस हॉलीबॉल का केस भी आपको इसमें मिल जाता है. और आर वर्सेस हॉलीबॉल के केस में बल्कि ये कहा गया था कि एनी इंटरव्यू दैट इज़ कंडक्टेड अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन
informally is held to be inadmissible in the court. कोर्ट उसको नहीं मानता. Why? Because it is against the rules of PACE, Police and Criminal Evidence Act. फिर अप्रोप्रिएट एडल्ट का होना ज़रूरी है. वो तब जब जो सस्पेक्ट है वो अंडर 18 होगा या मेंटली वल्नरेबल होगा, तो एक अप्रोप्रिएट एडल्ट उसके पास प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग ऑल इंटरव्यूज़. ठीक है. और लीगल एडवाइस के राइट के अलावा ये राइट दिया जाता है. ठीक है. इट डज नॉट ये वही राइट नहीं है कि जो राइट टू लीगल एडवाइस है, ये एक डिफरेंट सेपरेट राइट है. लेकिन अभी भी जो रिसर्च है वो यही सजेस्ट करती है कि बहुत से वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं जिनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाती. आर वर्सेस एस्पिनॉल 1999 कोर्ट ऑफ अपील ने रूल किया था कि डिफेंडेंट जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होगा उसके पास अप्रोप्रिएट एडल्ट होना लाजमी है. ठीक है. इवन दो कि उसको पता है कि इंटरव्यू हो रहा है और उसको पता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसका स्किज़ोफ्रेनिया अगर उसकी इंटरव्यू स्किल्स पे नहीं भी अफेक्ट करता, तो भी एक एक्सपर्ट का होना, एक एडल्ट का वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है. वरना जो उसका जो भी वो बोलेगा दैट वुड बी टर्म्ड एज इनएडमिसिबल इन द कोर्ट. एडमिसिबल का मतलब होता है कि कोर्ट उसको एडमिट कर लेगी. इनएडमिसिबल का मतलब होता है कि कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगी उस चीज़ को. उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस आ जाती है. मतलब कि हाउ विल दे ट्रीट यू व्हेन यू आर अरेस्टेड और हाउ विल दे एक्सक्लूड द एविडेंस फ्रॉम यू. क्या करेंगे वो. कोड ऑफ प्रैक्टिस सी आपको जो सस्पेक्ट्स हैं, जो डिटेनीज हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है कि फिज़िकल कंडीशंस जो है ना इंटरव्यू की, वो ठीक होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि बहुत डार्क रूम है और एक लाइट चलाई हुई है और वो लाइट बिल्कुल ही उसके मुंह पे मारी हुई है जिस बंदे का इंटरव्यू हो रहा है, ये सब नहीं हो सकता. ठीक है. दैट इज़ अगेंस्ट द रूल्स स्टेटेड इन पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट. तो कोर्ट तो कहता है कि जी इंटरव्यू रूम्स जो है वो एडिक्वेटली लिट होने चाहिए, हीटेड होने चाहिए, वेंटिलेटेड होने चाहिए, और सस्पेक्ट जो है उनको एडिक्वेट ब्रेक्स फॉर मील्स मिलनी चाहिए, रिफ्रेशमेंट्स मिलनी चाहिए, फॉर स्लीप टाइम मिलना चाहिए कि अब सोना है तो आप सो भी जाएं थोड़ी देर के लिए, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. तो आप कभी भी उसको इस तरह कोड कहता है कि आप कभी भी उसको इस तरह कर नहीं सकते. अब अगर आप देखें कि रूम्स मस्ट बी एडिक्वेटली लेट, हीटेड, वेंटिलेटेड, एडिक्वेट ब्रेक्स फॉर मील, रिफ्रेशमेंट, स्लीप, तो आपको लगता है कि बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, किसी 5 स्टार होटल में आ गया है. लेकिन येस, इट इज़ व्हाट इट इज़. कोड यही कहता है कि ऐसा ही होगा. और इन थियोरी ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट जो है वो कस्टडी ऑफिसर मॉनिटर करता है, एंड ही इज़ सपोज टू कीप एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल हैपनिंग्स ड्यूरिंग द डिटेंशन पीरियड. उसको एक एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना होता है. जितने भी डिटेंशन का जो पीरियड है, डिटेंशन पीरियड मतलब कि जब तक आप अरेस्टेड हैं उस पीरियड के दौरान जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना ड्यूटी है कस्टडी ऑफिसर की. और उसमें क्या क्या आएगा, उसमें लेंथ एंड टाइमिंग ऑफ इंटरव्यूज़ आएंगे, दूसरे मैटर्स आएंगे, विजिट्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स टू द डिफेंडेंट सेल के कौन कौन सा पुलिस ऑफिसर सेल में गया, क्यों गया, कोई ब्रीच तो नहीं हुई रूल्स की. ठीक है. लेकिन सैंडर्स एंड ब्रिज ने एक रिसर्च की थी, और सैंडर्स एंड ब्रिज ने अपनी रिसर्च में कहा था कि सब्सटेंशियल माइनॉरिटी है जिन कस्टडीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 10% जो है ना कस्टडी का रिकॉर्ड वो फॉल्सिफाइड भी है. मतलब वो होता नहीं है, जो वहाँ हो रहा होता है रिकॉर्ड कुछ और हो रहा होता है, बस सिर्फ दिखाने के लिए. लेकिन द थिंग्स, द एक्चुअल सिनेरियो इज़ डिफरेंट. तो ये भी हो रहा है. वॉयलेशन तो हर जगह खैर होती ही है. फिर प्रोटेक्शन दी जाती है सस्पेक्ट्स को कि वो कैसे, उनके साथ ट्रीट कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है. 76 सेक्शन पेस का कहता है कि कोर्ट कभी भी अलाउ नहीं करेगी ऐसी स्टेटमेंट्स अपने कोर्ट के अंदर जो कि थ्रू ऑपरेशन ली हों. और ऑपरेशन इज़ डिफाइंड एज टॉर्चर, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और यूज़ और थ्रेट ऑफ वायलेंस करके अगर आप किसी से स्टेटमेंट लेते हैं तो दो स्टेटमेंट्स विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. एविडेंस सेक्शन 78 पेस के मुताबिक भी एक्सक्लूड किया जा सकता है, और उस सेक्शन के अंदर ट्रायल जज जो है उसके पास ये डिस्क्रेशन है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है टू एडमिट एविडेंस अगर जज ये कंसिडर करे कि उसने किसी भी पेस की सेक्शन को या पेस को ब्रीच किया है किसी भी तरह, और उसको ब्रीच करके वो एविडेंस लिया गया है. तो जो जज है, जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, वो उसको एज नॉन एडमिसिबल कर सकता है. आर वर्सेस हैलीवेल आई वुड सजेस्ट कि आप पढ़ें, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है. उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेस की वायलेशन हुई थी, इसलिए कोर्ट ने भी उन स्टेटमेंट्स को एडमिट करने से मना कर दिया था, इनको इनकार कर दिया था कि हम एडमिट नहीं करेंगे. अच्छा,
उसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ आती है वो सर्चेस, फिंगरप्रिंट्स एंड बॉडी सैंपल्स आते हैं कि वो कैसे लेने हैं। अब अगर पुलिस स्टेशन में एक डिटेनी है, एक सस्पेक्ट है जो हु इज़ हेल्ड एट अ पुलिस स्टेशन, तो पुलिस के पास कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है टू सर्च देम, लेकिन कस्टडी ऑफिसर के पास ड्यूटी है टू रिकॉर्ड एवरीथिंग अ पर्सन हैज़ विद देम व्हेन दे अराइव टू द पुलिस स्टेशन एंड इफ द कस्टडी ऑफिसर थिंक्स अ सर्च इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट दिस ड्यूटी, एक नॉन इंटीमेट सर्च की जा सकती है। इट मे बी मेड नॉन इंटीमेट, ठीक है, नॉट इंटीमेट, ठीक हो गया। ऑटोमेटिक राइट नहीं है पुलिस के पास कि हर बंदे को ऑटोमेटिकली आप इंटीमेट सर्च और फिंगरप्रिंट्स और बॉडी सैंपल्स लेना स्टार्ट कर देंगे, नो। सिर्फ एक रिकॉर्ड बनता है कि आप जब पुलिस स्टेशन पहुंचे थे तो आपके पास क्या क्या था, घड़ी थी, फ़ोन था, पॉकेट में और कुछ चीज़ें थी, वॉलेट था, जो भी था उसका रिकॉर्ड बनेगा। और अगर कस्टडी ऑफिसर को लगा कि ज़रूरी है तो एक नॉन इंटीमेट सर्च कर ली जाएगी, वो एक ऊपरी सर्च होती है। और जो सर्चेज हैं दे आर ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 54 एंड 55 ऑफ पेस, ठीक होगा। और जहाँ भी कोई अडल्ट सस्पेक्ट है वो अरेस्ट होता है, और अगर वो ड्रग्स पे है, ठीक है, तो एक यूरिन का सैंपल या एक नॉन इंटीमेट सैंपल लिया जा सकता है। नॉन इंटीमेट सैंपल यूरिन के अलावा नाक के अंदर से स्वैब, मुंह के अंदर से स्वैब, ये हो सकता है। और क्लास ए ड्रग अगर इस्टेब्लिश ये हो रहा हो कि क्लास ए ड्रग है उनकी बॉडी में, उन्होंने ली हुई है तो। अब जहाँ तक स्ट्रिप सर्चेस का सवाल है, स्ट्रिप सर्चेस का मतलब होता है कि यू नीड टू स्ट्रिप, यू नीड टू गेट नेकेड। और स्ट्रिप सर्चेस में इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ मोर देन जस्ट द आउटर क्लोथिंग, और बाकी सारा कुछ सॉक्स, शूज़, एवरीथिंग, ठीक हो गया। अगर कोड ये स्ट्रेस करता है कि स्ट्रिप सर्च जो है वो इसलिए सिर्फ की जा सकती है कि अगर आपको इस बात का शक हो कि इस बंदे के पास कोई ऐसा आर्टिकल है विच ही इज़ नॉट अलाउड टू कीप, या कोई डेंजरस चीज़ उसके पास है, ठीक है, और उसने कंसील की हुई है अपने पास, तो वो कहते हैं कि ठीक है, स्ट्रिप सर्च सिर्फ इस मामले में जस्टिफाइड है, वरना स्ट्रिप सर्च जस्टिफाइड नहीं होती, ठीक हो गया। अब जो स्ट्रिप सर्चेस हैं ये प्राइवेट होती हैं, और ये कोड कहता है कि प्राइवेट में ही होनी चाहिए, ठीक है। कोई और बंदा हु इज़ नॉट नेसेसरी टू बी देयर वो वहाँ ना हो, ठीक है। और कभी भी ऑपोजिट सेक्स या ऑपोजिट जेंडर का बंदा स्ट्रिप सर्च नहीं कर सकता, ठीक हो गया। सस्पेक्ट्स जो हैं दे आर वो, मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ कि ये आपको कभी कोई नहीं कहता, मतलब कोड ये स्ट्रेस करता है कि आपने एक बंदे को ये नहीं कहना कि आप ए टू जी बिल्कुल ही नंगे होकर खड़े हो जाए, क्योंकि कपड़ा हो ही ना आपके पास, नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर एक मैन की स्ट्रिप सर्च हो रही है तो सबसे पहले उसको अगर आपने उसकी शर्ट उतरवाई है और बाद में अब आपने उसका ट्राउजर्स वगैरह उतरवाने हैं, तो आपने उसको शर्ट वापस करनी है कि शर्ट पहन लो, देन टेक ऑफ योर ट्राउजर, ताकि बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डैमेज होती है जब इस तरह की सर्चेज होती हैं। और इफ़ देयर इज़ अ वुमन, तो उसको कोई रोब या कुछ सिमिलर कोई शॉल या गारमेंट वगैरह दिया जाता है कि आप अपने ऊपर ले लें, चादर ले लें व्हेन यू आर रिमूविंग अ टॉप गारमेंट एंड द लोअर गारमेंट। और सेम जेंडर के जो ऑफिसर्स हैं वही ये सर्चेस कर सकते हैं। तो स्ट्रिप के बाद हमारे पास इंटीमेट सर्चेस आ जाती हैं, जिसको सेक्शन 62 पेस डील करता है। एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जो है कैन ऑथराइज एन इंटीमेट सर्च इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव कि सस्पेक्ट के पास कुछ ऐसा है जो कि फिजिकल इंजरी कॉज कर सकता है उनको या किसी और को, और या फिर वो किसी क्लास ए ड्रग की पोजेशन के अंदर है, तो वो इंटीमेट सर्च बहुत एक हाई रैंकिंग ऑफिसर ऑथराइज कर सकता है। इंटीमेट सर्च का मतलब है कि अ सर्च विच कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सनस बॉडी orifices अदर देन द माउथ, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, अ सर्च, मैं कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ कि अ सर्च विच कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सनस बॉडी और बॉडी ऑरिफिसेस अदर देन द माउथ, के माउथ के अलावा आपके जितने भी ऑरिफिसेस हैं बॉडी के, उसमें से कोई सैंपल लेना, उसको इंटीमेट सर्च कहते हैं, ठीक हो गया। तो इफ़ इट इज़ अ ड्रग रिलेटेड सर्च, तो फिर एक सूटेबली क्वालिफाइड पर्सन, अगर कोई डॉक्टर या कोई नर्स हो, सिर्फ वो ले सकती है। इफ़ इट इज़ अ सर्च फॉर अदर आइटम्स, फिर अगर प्रैक्टिकेबल हो तो सूटेबली क्वालिफाइड पर्सन ही लेगा, लेकिन एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर अगर किसी और को ऑथराइज कर दे तो कोई और भी ले सकता है। तो मैं फिर से बोल दूं कि अगर ड्रग रिलेटेड है तो वो डॉक्टर या नर्स ही ले सकती है, लेकिन अगर कोई और आर्टिकल है तो उसके लिए भी होना क्वालिफाइड पर्सन ही चाहिए। लेकिन अगर हाई रैंकिंग ऑफिसर अलाउ कर दे, ऑथराइज कर दे किसी और को, तो कोई और भी ले सकता है, ठीक हो गया। इसके अंदर किस किस चीज़ के सैंपल आते हैं, क्या क्या सैंपल इंटीमेट सर्चेज में आप ले सकते हैं, उसमें सैंपल ऑफ ब्लड है, सीमेन है, टिश्यू फ्लूइड है, यूरिन है, आपके प्यूबिक हेयर है, डेंटल इम्प्रेशन है, स्वाब है टेकन फ्रॉम पर्सन्स जेनिटल्स,
और फ्रॉम अ पर्सनस बॉडी ऑरिफिसेस अदर देन द माउथ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं इंटीमेट सर्चेस के अंदर। और ये वाले जो सैम्पल्स हैं लेकिन ओनली बी टेकन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और अ रजिस्टर्ड नर्स। कोई डॉक्टर हो, रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर या मेडिकल नर्स ही ये कर सकती है। और ये सैंपल सिर्फ तब लिया जाएगा वेर देर इज रीजनेबल ग्राउंड फॉर सस्पेक्टिंग इन्वॉल्वमेंट इन अ पर्टिकुलर रिकॉर्डेबल ऑफेंस, वरना नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि ये एम ही नहीं हो सकते। ठीक हो गया। द सैंपल में भी वहाँ में चेक किया जाता है जो मतलब फॉर एग्जांपल दूसरे क्राइम्स उसने किए हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ फिर वो सैंपल को रिलेट करते हैं कि हाँ क्या ये रिलेटेड है, इज़ इट the same offense which we are suspecting of या is it a new offense being made। मतलब ये क्या होगा इसका। कभी कभी ऐसे होता है कि आपने किया कुछ होता है लेकिन कुछ और भी निकल आता है, तो इसलिए उसको फिर चेक किया जाता है अगेंस्ट द क्राइम्स जो कमिटेड हैं या जो हो रहे हैं। अच्छा जी, अगर आप सस्पेक्ट डिटेन्ड है और सेक्शन 61 उसको अलाउ करता है पुलिस को टू टेक फिंगरप्रिंट्स और नॉन इंटीमेट बॉडी सैंपल्स। जैसे अब नॉन इंटीमेट बॉडी सैंपल्स के अंदर हमारे पास सलाइवा आ जाता है, बाल आ जाते हैं, ठीक है। एंड सलाइवा एंड हेयर कैन बी टेकन विदाउट कंसेंट, ये भी बात बता दो। और ये सेक्शन 61 पे अलाउ करता है कि अगर ज़रूरी हो तो सिंस ये नॉन इंटीमेट सर्च है तो ये विदाउट कॉन्सेंट भी ली जा सकती है आपका सलाइवा। सो आप मुंह से वो ले लेते हैं और बड़ा सारा कॉटन बड टाइप भी होता है वो, जिससे वो लेते हैं आपके बाल। और अगर नेसेसरी हो तो इवन रीजनेबल फोर्स भी अप्लाई हो सकती है इस बात पे। और अगर आपको पता है अगर कोई डिटेनी को सस्पेक्ट रिफ्यूज़ कर दे कि मैंने नहीं देना सैंपल कोई जो कि उसका देना बनता है, तो ज्यूरी को इजाज़त है कि वो उससे इन्फ्रेंसेस भी बना सकती है कि ठीक है इसका मतलब इसने किया है, एंड दैट डिस्ट्रॉयज़ योर केस, दैट डिस्ट्रॉयज़ योर डिफेंस। उसके बाद इंटरव्यूज़ पे आ जाता है। कोड सी कहता है कि सस्पेक्ट जो है उनके पास एडिक्वेट ब्रेक्स होनी चाहिए, मील्स होने चाहिए, रिफ्रेशमेंट्स होनी चाहिए, स्लीप का टाइम होना चाहिए। अगर आपने उसका इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू से पहले सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कस्टडी ऑफिसर को कि सस्पेक्ट जो है ही इज़ फिट टू बी इंटरव्यूड। मतलब वो बीमार नहीं है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अनकम्फर्टेबल नहीं है, ही हैज़ टू बी फिट फॉर इंटरव्यू। ठीक हो गया। और सस्पेक्ट अगर 18 के अंडर है या मेंटली इल है तो फिर एक अप्रोप्रिएट एडल्ट उसके पास होना ज़रूरी है, एज वेल एज द लॉयर हैज़ टू बी देयर। और कोई भी सस्पेक्ट जो है अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि लॉयर टू बी प्रेजेंट दो इंटरव्यू एंड कैन रिक्वेस्ट ब्रेक्स इन ऑर्डर टू रिसीव लीगल एडवाइस, के मतलब इंटरव्यू के दौरान वो ब्रेक्स भी मांग सकता है। और लॉयर जो है वो कह सकता है कि थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रेजेंट होगा। इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू रूम्स में ही होने चाहिए, होते ही वहाँ पे हैं, एडिक्वेटली हीटेड होने चाहिए, लिट होने चाहिए, वेंटिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। और जो पर्सन्स हैं हु आर टेकिंग पार्ट इन द इंटरव्यू दे हैव टू सिट थ्रू आउट द इंटरव्यू। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी की बात सुनी और उठ के चले गए, नो, यू हैव टू बी देयर। और रूम जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस और वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस वहाँ पे उससे इक्विप होना चाहिए। वो रूम ऐसा ना हो जहाँ ऑडियो और वीडियो डिवाइस ना हो और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल ना हो। और सूटेबल ब्रेक्स अलाउड होनी चाहिए और इंटरप्रेटर भी अवेलेबल होना चाहिए अगर रिक्वायर्ड है कि वहाँ पे एक इंटरप्रेटर होना ज़रूरी है, तो इंटरप्रेटर का होना भी वहाँ ज़रूरी है, फिर इंटरप्रेटर वहाँ होगा। इंटरप्रेटर का मतलब है कि अगर कोई फॉरेनर है या अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको इंग्लिश नहीं आती तो वो तो ऑब्वियसली अपनी ज़ुबान में ही बात करेगा, तो उसको इंटरप्रेट करके और ट्रांसलेशन पुलिस को बताई जाती है। और हर इंटरव्यू के स्टार्ट के अंदर सस्पेक्ट को क्वेश्चन किया जाता है और उस क्वेश्चन को रिमाइंड भी करवाया जाता है बार बार कि वो क्वेश्चन में रहें, उनको ये पता हो कि ये इंटरव्यू यूज़ होगा एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इंटरव्यू के दौरान ऑफिसर जो है कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वट एवर दे थिंक अप्रोप्रिएट। और सस्पेक्ट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो ही कैन आइदर रिमेन साइलेंट और ही कैन से नो कमेंट, ठीक है। और सस्पेक्ट जो है ही कैन मेक रिटन स्टेटमेंट अंडर कॉशन इंस्टेड ऑफ आंसरिंग ऑरली। वो कहता है मैं लिख देता हूँ। शायद आपने मूवीज़ और सीजन्स में भी देखा अक्सर होता है कि वो कहते हैं कि मैं लिख देता हूँ, लिख के दे देता हूँ, अपना सारा स्टेटमेंट दे देता हूँ। तो दैट इज़ टोटली फाइन, दैट इज़ टोटली पॉसिबल। आप नहीं बात करना चाहते, नहीं मुंह से बोलना चाहते, आप लिख के दे दें। और अगर आप इंटरव्यू वगैरह के बाद सस्पेक्ट के ऊपर चार्ज लगा दें तो उसके बाद आप उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकते।
ऑब्वियसली क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि जब आपने चार्ज ही लगा दिया उस पर, आपने उसको चार्ज कर दिया है, तो फिर क्या पूछना है आपने, बस ठीक है, देन यू टेक हिम टू द कोर्ट एंड ही विल बी डेल्ट विद देयर। और अगर सस्पेक्ट जो है पुलिस की डिटेंशन के अंदर है हॉस्पिटल में, तो वो तब तक उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते जब तक डॉक्टर नहीं कह देता कि हाँ इसको क्वेश्चन कर लें। तो ये मतलब आप ये पॉइंट्स हैं, आप ये पॉइंट्स अगर साथ साथ लिख भी लें तो आपकी एक लिस्ट बन जाएगी कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वो एक पेपर से पहले एकदम आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपकी सारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी। राइट टू रिमेन साइलेंट का जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा कि अक्सर मूवीज़ में जब वो अरेस्ट वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं कि यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट, एनीथिंग यू से और डू विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये लाइन बोलते हैं वो जब भी मूवीज़ वगैरह में अगर आपने देखा है तो राइट टू रिमेन साइलेंट आपका राइट है अंडर क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1994, ठीक है। अब अनटिल क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक एक्ट ऑर्डर एक्ट 1994, जब तक ये इनैक्ट नहीं हुआ था या जब तक ये इनैक्ट हो रहा था या हुआ था, सस्पेक्ट आंसर करने से रिफ्यूज़ कर सकता था विदाउट एनी एडवर्स कंक्लूजन बीइंग ड्रॉन, ठीक है। मतलब इस एक्ट से पहले, क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट से पहले 1994 में जो एक्ट हुआ आया है ये, इससे पहले आप अगर कहते थे नो आंसर या नो कमेंट, या अगर आप साइलेंट रहते थे तो उससे कोई कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ किए जाते थे बाद में ट्रायल के दौरान। लेकिन अब सेक्शंस 34 और 39 ऑफ द 1994 एक्ट जिसकी मैंने बात की, ये लिमिट कर देता है राइट टू साइलेंस को। ये लिमिट ऐसे कर देता है कि ये सेक्शंस अब अलाउ करते हैं कि अगर पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर आप साइलेंट रहे हैं, आपने बात नहीं की या आपने जवाब नहीं दिया, तो उससे इन्फ्रेंसेस बना सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ कि यू नो देयर मस्ट बी अ रीज़न यू आर नॉट आंसरिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो या दे कैन मेक इन्फ्रेंसेस, दे आर अलाउड टू नाउ, ठीक हो गया। और इस बात का कॉशन भी आपने क्लाइंट को दे देना होता है, सस्पेक्ट को दे देना होता है कि अगर आप खामोश रहे तो वी कैन मेक इन्फ्रेंसेस ऑन आवर ओन कि आप क्यों खामोश हैं, ठीक हो गया। अगर मैं आपको कोट एंड कोट बताऊं तो क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि यू डू नॉट हैव टू से एनीथिंग बट इट मे हार्म योर एविडेंस इफ यू डू नॉट मेंशन व्हेन क्वेश्चन समथिंग विच यू लेटर रिलाई ऑन इन द कोर्ट, एनीथिंग यू डू से मे बी गिवन इन एविडेंस। तो वो कहते हैं कि अगर आप अभी खामोश रहते हैं और जाके कोर्ट में बोल भी देते हैं बट इट इज़ गोना यू नो हार्म योर डिफेंस, के मतलब ये वो कहेंगे कि आपने अगर नहीं बोला तो आपने जान के नहीं बोला, कोई मसला था। तो अब इसका ये मतलब है कि आप उसको फोर्स तो नहीं कर सकते बोलने के लिए। द डिफेंडेंट कैन नॉट बी फोर्स टू स्पीक, दे मे रिमेन साइलेंट इफ दे वांट टू। लेकिन कोई भी फ्यूचर ट्रायल में या जज होगा वो ही में कमेंट ऑन द डिफेंडेंट्स फेलियर टू मेंशन अ क्रूशल मैटर, ठीक है। और ये फेलियर जो है वो एविडेंस अगेंस्ट देम यूज़ भी हो सकता है एज एविडेंस अगेंस्ट देम। और डिफेंडेंट साइलेंस जो है ये बात मैं आपको बता दूं, ठीक है फाइन कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते और आप इन्फ्रेंसेस बना सकते हैं, बट जस्ट ओनली हिज साइलेंस कैन नॉट बी इनफ एविडेंस फॉर हिज कन्विक्शन, देयर मस्ट बी प्रोसिक्यूशन एविडेंस एज वेल। सिर्फ इस बात पे कि वो खामोश रहा, उसने जवाब नहीं दिया, आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते until and unless prosecution के पास अपना एविडेंस भी है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस which proves his guilt beyond shadow of a doubt। अब जहाँ तक लीगल एडवाइस की बात है तो अंडर द कोड ऑफ प्रैक्टिस सी जो सस्पेक्ट है ही इज़ इंटाइटल्ड टू लीगल एडवाइस आइदर बाय टेलीफोन और फेस टू फेस, ठीक है, आपका राइट है ये। और एडवाइस जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए प्राइवेटली आपको, ठीक है। ये भी आपका राइट है कि आप प्राइवेटली अपने लॉयर से बात कर सकते हैं, फेस टू फेस भी, टेलीफोन पे भी, कोई थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, ठीक हो गया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सस्पेक्ट जो है ही इज़ एंटाइटल्ड यू नो टू अ लॉयर बीइंग प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो होगा प्रेजेंट। और जहाँ सस्पेक्ट के लॉयर ने अटेंड किया है इंटरव्यू और एडवाइस कर दी अपने क्लाइंट को नॉट टू आंसर सम और ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, तो कैसा ये कहा जाता है कि ये जो लीगल एडवाइस है आपकी, इट मे बी अ प्रॉपर रीज़न फॉर रिफ्यूजिंग टू आंसर, ठीक है। आपने लीगल एडवाइस ले ली अपने लॉयर से, बाद में आप इंटरव्यू में गए, लॉयर इज विद यू, उसने कहा आपने नहीं जवाब देना, फाइन। एंड्रयू क्यो है जिसने एक आर्टिकल लिखा था द राइट टू साइलेंस रीविजिटेड अगेन 2003 में उसने लिखा था,
उसमें उसने पॉइंट आउट किया कि अगर सोलिसिटर एडवाइस करता है ना अपने यंग या अदरवाइज वल्नरेबल क्लाइंट को कि आपने नहीं बोलना, यू जस्ट रिमेन साइलेंट, तो हो सकता है कि उसको ये लगता है कि एविडेंस अगेंस्ट देम इज़ वेरी वीक, तो अगर ये कुछ गलत बोल गया तो एमी वो उसके खिलाफ एज एविडेंस यूज़ ना कर लें, दे डोंट हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो या इसलिए वो कहता है कि इन दिस सर्कमस्टांसेस, इन सच सर्कमस्टांसेस क्लाइंट को एडवाइस करना टू रिमेन साइलेंट मेक्स गुड सेंस, इट मेक्स टोटल सेंस। लेकिन आर वर्सेस बेकल्स 2004 का जो केस है उसमें ये होल्ड किया गया था कि जूरी शुड बी टोल्ड दैट नो एडवर्स इन्फरेंस शुड बी ड्रॉन वेयर अ डिफेंडेंट जेन्युइनली एंड रीजनेबली रिलाइज ऑन द सोलिसिटर्स एडवाइस टू रिमेन साइलेंट। ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है। अगर आपको आपके सोलिसिटर ने, आपके लॉयर ने नहीं कहा टू रिमेन साइलेंट, यू योरसेल्फ आर रिमेनिंग साइलेंट, तो ट्रायल में इस साइलेंस के खिलाफ इन्फरेंसेस ड्रॉ की जा सकती हैं। लेकिन जूरी को जज ये बता देता है, ये डायरेक्शन दे देता है कि अगर उसका क्लाइंट, उसके लॉयर ने कहा है ना टू रिमेन साइलेंट, तो फिर आप उसके खिलाफ इन्फरेंसेस नहीं बना सकते। अगर जेन्युइनली और रीजनेबली उसने अपने सोलिसिटर की एडवाइस को सुन के साइलेंट रहा है वो, देन यू कैन नॉट ड्रॉ एडवर्स इन्फरेंसेस अगेंस्ट हिम। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा रोल ऑफ कस्टडी ऑफिसर को देख लेते हैं कि कस्टडी ऑफिसर का रोल क्या है। वैसे तो ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। हर पुलिस स्टेशन जो फैसिलिटेट्स करता है, जिस पास फैसिलिटीज़ हैं टू डिटेन अ सस्पेक्ट, हर पुलिस स्टेशन के अंदर फैसिलिटी नहीं होती, मतलब हर ज़रूरी नहीं कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर लॉकअप भी हो, लेकिन जिस पुलिस स्टेशन के अंदर लॉकअप है वो दैट पुलिस स्टेशन मस्ट हैव अ कस्टडी ऑफिसर ऑफ एट लीस्ट द रैंक ऑफ सार्जेंट ऑन ड्यूटी एट ऑल टाइम्स, क्योंकि कोई कभी भी अरेस्ट होकर आ सकता है। ठीक है। और डिटेंशन के दौरान हर सस्पेक्ट विल बी इन द केयर ऑफ दैट कस्टडी ऑफिसर। ठीक हो गया। और उसको ये इंश्योर करना है कि सारी प्रोविजंस ऑफ कोड सी जो हैं वो ऑब्जर्व हो बाय ऑल पुलिस ऑफिसर्स। अब कस्टडी ऑफिसर अंडर द कोड सी वो क्या है? नंबर 1, वो ये देखेगा कि अरेस्टेड पर्सन को पुलिस स्टेशन लाया गया है और कस्टडी रिकॉर्ड रखेगा, टाइम नोट करेगा डिटेंशन के, ब्रेक्स, इंटरव्यूज़, जो पोजेशन है उसकी सब कुछ वो रिकॉर्ड करेगा, ऑथराइज करेगा रिकॉर्ड को, ऑथराइज और रिकॉर्ड करेगा। कोई सर्च अगर करनी है तो कहेगा ठीक है कर लो, और फिर उसको रिकॉर्ड करेगा। इंश्योर करेगा कि सस्पेक्ट को लीगल एडवाइस मिली है, और अगर वो वल्नरेबल है, छोटा है, तो उसको अप्रोप्रिएट एडल्ट या इंटरप्रेटर की ज़रूरत है तो उसको वो मिला है। इंश्योर करेगा कि उसको नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट मिला है और वो सेफ है और सिक्योर है ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ द डिटेंशन। अगर उसको कोई बीमारी है, अगर वो कोई दवाई लेता है तो वो नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट उसको देना है। इंश्योर करेगा कि सस्पेक्ट इज़ फिट फॉर इंटरव्यू। इंश्योर करेगा कि डिटेंशन टाइम लिमिट्स आर केप्ट। इंश्योर करेगा कि अगर सस्पेक्ट को चार्ज हुआ है तो इंश्योर करेगा कि वो चार्ज को अंडरस्टैंड करे और डिसीजन ले। वो डिसीजन भी लेगा कि अब सस्पेक्ट को बेल देनी है, कस्टडी में रखना है या छोड़ देना है। ये सारी बातें अंडर द ड्यूटी ऑफ कस्टडी ऑफिसर आती हैं। ठीक हो गया। अब मेरे हिसाब से यहाँ तक तो हमारे सारे पुलिस पावर्स ख़त्म हो जाती हैं। अब जो ब्रीच है रूल्स की कंसर्निंग पुलिस पावर्स कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर पुलिस पावर्स को ब्रीच किया जाए तो क्या होगा, ये भी पॉइंट बाय पॉइंट एक चीज़ है जो हम पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 अगर हम देखें तो वो स्टॉप एंड सर्च का ब्रीच है। स्टॉप एंड सर्च की पावर्स क्या होता है, स्टॉप एंड सर्च हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब बहुत से सेफगार्ड्स हैं स्टॉप एंड सर्च के बारे में। पुलिस ऑफिसर को सबसे पहले ड्यूटी है कि वो आइडेंटिफाई करेगा अपने आप को, पुलिस स्टेशन का बताएगा और रीज़न बताएगा टू स्टॉपिंग एंड सर्चिंग। एक प्लेन क्लोज ऑफिसर अगर है, अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स शो करेगा, लाजमी है ये उसके लिए। ठीक है। अगर वो फेल हो जाता है टू गिव रीजंस फॉर द सर्च तो द सर्च इज़ अनलॉफुल, वो सर्च अनलॉफुल कंसिडर कर ली जाती है। अगर उसने बताया ही नहीं मैं सर्च क्यों कर रहा हूँ, अगर उसने अपना कार्ड नहीं दिखाया, अगर उसने अपना नाम नहीं बताया, पुलिस स्टेशन नहीं बताया। ये उस्मान वर्सेस डीपीपी में भी हुआ था और ये बाद में माइकल्स वर्सेस हाईबरी कॉर्नर्स मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में भी कंफर्म हुआ था कि ये अनलॉफुल हो जाता है। ठीक है। और सिंस वो स्टॉप एंड सर्च ही अनलॉफुल हो जाता है तो वो ख़त्म, वो मतलब वो चीज़ रीस्टार्ट हो जाती है, बंदा चला जाता है, छोड़ देते हैं वो बंदे को। ठीक हो गया। और अगर सर्च की रीज़न भी आपने नहीं दी तो सर्च भी अनलॉफुल हो जाती है। और कोई भी चीज़ें अगर आपने
इलीगल और अनलॉफुल सर्च करने के बाद सीज की हैं उस बंदे से, तो यू हैव टू रिटर्न देम बैक, बिकॉज वो वायलेशन होगी कोड की। अब अरेस्ट की बात आती है तो आर्टिकल 5 जो है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का, वो कहता है कि जो लॉफुल अरेस्ट है ना, वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर सकती है, और वो सिर्फ एक सस्पिशन पे हो सकता है कि अगर उसने ऑफेंस किया है या वो करेगा। ठीक है, जितने लोग भी अरेस्ट हुए हैं, एवरी पर्सन अरेस्टेड शैल बी इन्फॉर्म्ड प्रॉम्प्टली इन अ लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड टू देम। ठीक है, कि रीज़न क्या है अरेस्ट की, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है उसको। ठीक है, और एज अ रिजल्ट पेस के अंदर भी यही बात है कि अरेस्ट के जो रूल्स हैं वो यही है कि आपने उसको रीज़न बतानी है कि अरेस्ट क्यों किया जा रहा है इन अ लैंग्वेज सिंपल इनफ कि उसको अंडरस्टैंड करें। सेक्शन 24 सब सेक्शन 4 पेस कहता है कि एक अरेस्टिंग ऑफिसर जो है वो सिर्फ तब अरेस्ट कर सकता है अगर उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं फॉर बिलीविंग दैट इट इज़ नेसेसरी टू मेक एन अरेस्ट। ठीक है, एक बंदे के नाम और एड्रेस को कंफर्म करवाना है, यहाँ डाउटफुल है कि बंदा जो है वो रियल नेम और एड्रेस नहीं दे रहा, झूठ बोल रहा है, तो या आपने उस बंदे को प्रिवेंट करना है कि वो किसी को, अपने आप को या किसी को फिजिकल इंजरी ना कर दे, कुछ सफ़र ना कर ले, फिजिकल इंजरी, डैमेज टू प्रॉपर्टी ना कर दे, कोई ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक डिसेंसी ना कर दे, या कोई हाईवे को ऑब्स्ट्रक्ट ना कर दे। इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड है, आप अरेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी वल्नरेबल बंदे को, किसी चाइल्ड को उस बंदे से प्रोटेक्ट करना है, आप अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप अरेस्ट कर सकते हैं। आपने प्रिवेंट करना है कि कोई प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई डिसअपियरेंस ना हो जाए, बंदा भाग ना जाए, बंदा गायब ना हो जाए, तो प्रोसिक्यूशन का केस ना ख़राब हो जाए, आप अरेस्ट कर सकते हैं। वरना और कोई दूसरी रीजंस जो अनरीजनेबल हों आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते, वो अरेस्ट अनलॉफुल होगा। सेक्शन 28 सब सेक्शन 3 पे इसका कहता है कि नो अरेस्ट इज लॉफुल unless the arrested person is given the grounds at the time of or as soon as reasonably practicable after the arrest, and this applies even if the grounds for arrest are obvious। ठीक है, तो ये भी बात समझे कि even if you know why I am being arrested, आपको पता है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, even then ये ड्यूटी है पुलिस की कि आपको फिर भी वो बताएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, even if it's obvious। ठीक हो गया। और अरेस्ट इज अ कंटिन्यूइंग एक्ट, सो इफ देयर इज अ डिले इन इन्फॉर्मिंग द अरेस्टेड पर्सन ऑफ द ग्राउंड्स, अनलॉफुल अरेस्ट बाद में भी लॉफुल बन सकता है अगर बाद में ग्राउंड्स बता दिए जाएं कि क्यों नहीं उस टाइम बताया और क्यों बाद में जाके बताया। चूँकि ये कंटिन्यूइंग एक्ट है, अरेस्ट करना, रोकना, गाड़ी में बिठाना, पुलिस स्टेशन तक लेके जाना, वहाँ तक आप कभी अगर बाद में भी बता दें रास्ते में आगे जाके, अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स है तो ये लॉफुल हो सकता है, वरना ये लॉफुल होगा। और अगर कोई पावर नहीं दी गई बाय लॉ फॉर एन अरेस्ट, कोई भी अरेस्ट ऑन दिस ग्राउंड विल बी अनलॉफुल। कि अगर लॉ में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई जिस बेस पे आप एक बंदे को अरेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हर अरेस्ट अनलॉफुल अरेस्ट होगा। और अगर जो बंदा है जिसको आपने अरेस्ट किया है और वो साबित हो जाए कि अरेस्ट आपका अनलॉफुल है, तो उसको एज सून एज पॉसिबल फ्री करना भी ड्यूटी है। एज सून एज प्रैक्टिकेबल ही हैज़ टू बी फ्री। और वो फिर पुलिस के खिलाफ एक सिविल एक्शन भी कर सकता है फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है इस बात की। फिर डिटेंशन आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, आर्टिकल 5 यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स कहता है कि जब आप डिटेन कर रहे हैं किसी बंदे को, तो ऑब्वियसली यू आर डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ देयर लिबर्टी, जो कि एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू लिबर्टी। ठीक हो गया। तो लॉफुल डिटेंशन जो है वो यही होती है कि यू ब्रिंग अ पर्सन बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन सस्पिशन ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस। ठीक है, और डिटेंशन इज कंसिडर्ड रीजनेबली नेसेसरी, वरना हर डिटेंशन अनलॉफुल है। इट हैज़ टू बी रीजनेबली नेसेसरी, इट हैज़ टू बी थ्रू अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फर्दर आर्टिकल 6 ये रिक्वायर करता है कि फेयर ट्रायल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विद अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये याद रखें। फेयर ट्रायल का मतलब है कि आपने माइंड में ये रखा हुआ है कि ये इनोसेंट है बंदा, और फिर एविडेंस सुन रहे हैं आप डिफेंस का और प्रोसिक्यूशन का, देन यू आर डिसाइडिंग कि हाँ ये गिल्टी है या नहीं गिल्टी, दैट इज कॉल्ड फेयर ट्रायल। अगर आपने पहले माइंड में ये बनाया हुआ है कि ये गिल्टी है, तो दैट मीन्स यू आर बाइस्ड, एंड द मोमेंट यू आर बाइस्ड, फेयर ट्रायल खत्म। फेयर ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के मुताबिक। ठीक हो गया। आपने एविडेंस की बेस पे उसको जज करना है कि ही गिल्टी और नॉट गिल्टी। सेक्शन 76 स्पेस ये स्टेट करता है कि कोर्ट शैल नॉट अलाउ एज एविडेंस कन्फेशंस दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू ऑपरेशन। वो यहाँ पहले भी ये बात बताई मैंने कि ऑपरेशन के थ्रू अगर कोई एविडेंस लिया गया है तो कोर्ट उसको मानेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो फेयर ट्रायल होने के खिलाफ है।
ठीक हो गया। आपने कोई भी एविडेंस ऐसा लिया है जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंस की थ्रेट में लिया है, या कोई भी ऐसा आपने एडवर्स इन्फ्रेंसेस बीइंग ड्रॉन कर लिए हैं फ्रॉम रिमेनिंग साइलेंट जो नहीं करने बनते थे, तो ये सब फेयर ट्रायल के अगेंस्ट है। एज अ रिज़ल्ट जो प्रोविजंस ऑफ पेस हैं वो इस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जज की जाती हैं कि फेयर ट्रायल ही होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। और पुलिस ऑफिसर जो है, कस्टडी ऑफिसर जो है पुलिस स्टेशन में, वो सारे रिकॉर्ड भी इसलिए रखता है पीरियड ऑफ डिटेंशन वगैरह के कि कहीं कोई ऑप्रेसिव बिहेवियर ना हो। और सेक्शन 78 का पेस का अलाउ करता है जज को टू रिफ्यूज़ टू एडमिट एविडेंस इफ एनी एविडेंस इज ऑब्टेन्ड थ्रू एनी ब्रीच ऑफ पेस। कि पेस के अगर आपने पेस के ख़िलाफ़ जाके कोई भी एविडेंस ऑब्टेन किया है जो पेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ है, तो वो जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस हो, जज उसको एडमिट कोर्ट में नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ अगेन अगेंस्ट द राइट ऑफ फेयर ट्रायल। ठीक हो गया। और इसके बाद इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है पुलिस पावर्स का। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो स्टॉप एंड सर्च वगैरह का जो रूल्स हैं वो क्वेश्चंस हैं, या जो आपके इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्रीच हैं जो भी हमने पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आ सकता है इसका भी। और क्या उसे कहते हैं, आपका जो ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट्स है, पुलिस इंटरव्यूज़ वगैरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। इट इज़ ओवरऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आप इसको अगर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके कर लेते हैं तो इट्स गोना बी गुड फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जुडिशरी, सुपीरियर एंड इन्फीरियर जजेस होगा। ये टेक्निकली हमारा लास्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो पहला यूनिट था वो मशीनरी ऑफ वो प्रिंसिपल्स एंड सोर्सेज ऑफ लॉ पे था, इंग्लिश लॉ। दूसरा यूनिट था जो मशीनरी ऑफ जस्टिस पे था, जिसका ये लास्ट लेक्चर था। और जो तीसरा यूनिट है लीगल पर्सनल, उसके 3 चैप्टर्स हैं सिर्फ, जुडिशरी, लीगल प्रोफेशनल्स और ले पर्सनल। तो उसके बाद हमारा P1 कवर अप हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन आस्क मी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।